नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज मैं आपके साथ आऊँगा फिर से, तो फिर हाजिर हूँ आज लेखक की कहानी, लेखक की ज़ुबानी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। और आज हमारे साथ होंगे अमित गुप्ता जी, जो कि कवि भी हैं, लेखक भी हैं और कहानीकार कहते हैं वो खुद को। तो उनसे बात करेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनकी कविताओं के बारे में जानेंगे, उनकी कहानियों के बारे में पूछेंगे, उनसे कविताओं को सुनेंगे। और चलिए, तो अभी बुलाने की कोशिश, इनवाइट करता हूँ मैं उनको इस पे, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। अ, अमित आवाज आ भाई। रही है मेरी? नमस्कार। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आए नहीं, ये बहुत और आपने वक्त निकाला। मजेदार मजेदार होगा ये। हम्म। मजेदार होगा। कोशिश तो ऐसी है कि, तो तैयार है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। एक दो मिनट रुक जाए, लोग और जुड़ जाए तैयार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार करते हैं थोड़ा सा। तब तक आप बताइए, आपके यहाँ क्या हाल चाल है लॉकडाउन के। यहाँ पहले तो दोपहर में थोड़ी बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। बाकी लॉकडाउन तो खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि रशिया का जो वैक्सीन था वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। वो एक अच्छी खबर है। और यूके वालों ने भी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लिया है हम्म। उनका। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी खबर तो अभी यही है, यही है, अगर सही देखा बात जाए तो। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं तो बाकी तो केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अब पॉजिटिव न्यूज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि कहाँ कोई है। दवा बन रही है। और अब अब ये मत देखिए कि कितने लोग बीमार हुए, ये देखिए कितने लोग सही हुए। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम्म, वो ज़्यादा ज़रूरी हम्म। है। हाँ। चलिए तो। उधर तो आप लोगों का अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है? हाँ, हम लोगों का भी अभी यहाँ तो मतलब कल परसों तक तो लॉकडाउन ही है। एक हफ्ते का जो हम्म लॉकडाउन किया था। तो हम्म बीच में तो ऑफिस खुल गया था, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। अभी अच्छा, अब खुला उसके था बाद बीच में? देखते हैं। हाँ हाँ, बीच में 2 महीना पूरा खुला था, मई और जून चला अच्छा ऑफिस। अच्छा। नहीं, यहाँ तो तो उसके बाद से यहाँ तो अभी। हम लोगों को तो शायद इस साल ऑफिस जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो घर से ही काम। चलिए, वर्क फ्रॉम होम। हम्म। ट्रैफिक से बच जाते होंगे। हाँ, 3 घंटे रोज के बचते हैं आना जाने मिला के। हाँ, बस 3 घंटे में इतने में आप आपको पढ़ने का टाइम है। पढ़ने का टाइम मिल जाता है। कुछ पढ़ने लोग जुड़े लिखने हैं। आप तो। हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं तो लग रहा है। प्रवीण शुरू करें। प्रवीण जी जुड़े हैं। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। काफी लोग। हाँ, प्रवीण जी भी जुड़े हैं और सूर्य प्रकाश जी भी विकास, जुड़े हैं। मनोज यादव, सुनील कुमार, नमस्कार सबको। अ, तो मोहित शर्मा जी हैं। नमस्कार सबको। और अम, अमित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो नमस्कार कवि सभी को। हैं, लेखक हैं और कहानीकार हैं। तो आप ये बताइए कि मतलब आप फिर हैं क्या, मतलब कवि हैं कि लेखक कहानीकार, मतलब क्या हैं आप, क्या बताएंगे। अब मैं तो यही कहूंगा कि मुझे लिखना अच्छा लगता है। तो अगर मन में कोई कविता आती है तो मैं कविता लिख लेता हूँ, कोई कहानी आती है तो कहानी लिख लेता हूँ। उपन्यास भी मैंने 2 उपन्यास पूरे कर लिए हैं, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। तो जब जैसे जो दिल में आता है, जिस फॉर्म में आता वो है, लिख लेते और जिस भाषा में आता है, क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखता हूँ। तो जिस भाषा में आता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो एक तरह से शब्द ही मेरे लिए मतलब बहुत अरसे बाद मुझे कुछ ऐसी चीज मिली जिसके सहारे में जी सकता हूँ, उम्मीद बांध सकता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी। तो वो शब्द हैं। तो कहा जा सकता है कि हाँ, कवि और लेखक ही कहना ठीक है, क्योंकि जो लेखक होते हैं वो सिर्फ कहानियां और उपन्यास ही लिखते हैं, निबंध लिखते हैं।
कवि कविताएं लिखते हैं, दोनों हो तो दोनों चीजें लिखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ तो कि आप जो चीजें आए वो लिखते चले जाएं। अ, तो मतलब फिर भी अगर चूज करने को आपको कहा जाए कि मतलब या आपकी पसंद जो है वो हम्म। क्या है, मतलब कहानियां कविताएं लिखना है या कहानियां लिखना है या कविताएं लिखना पहला प्यार तो कविता लिखना ही है, क्योंकि है? क्योंकि सबसे पहले तो वही आती है कि कभी भी कुछ भी ख्याल जो पहला शेप लेता है वो हमेशा कविता ही होता है ज्यादातर मेरे लिए। और अच्छा मैंने तो कविताएं भी ज्यादा लिखी हैं। तो हाँ, कवि कवि कहलाना मैं, क्योंकि जब पहली तो किताब आ भी रही थी तो मेरी कहानी संग्रह तैयार थी। तो शैलेश जी ने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, आप पहले कहानी संग्रह लाइए, उसके बाद कविता लाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले पहले कविता संग्रह लाएंगे फिर कहानी संग्रह लाएंगे, कविता पहले आनी चाहिए। तो पहला प्यार तो हाँ। हाँ। तो रात के उस पार और जो आपकी पहली किताब थी, दो हाँ साल, 2 साल 3 साल, 2 साल कितना हो गए। कितना टाइम हो गया? 2 साल 2.5 साल हो गए। फरवरी 2018 में आई थी किताब। उसका अभी तो दूसरा संस्करण चल रहा है। तो तो रात के उस 2 साल पार 2.5 साल। आपने हिंदी में, हाँ, हिंदी में लिखी थी। हाँ और हाँ, वो अभी हिंदी में। अभी हाँ, अभी एक और कोई कविता संग्रह जो है अनकलेक्टेड नथिंगनेस, वो हाँ, इंग्लिश तो में है। ये वो इंग्लिश में। तो असल में ये दोनों ही संग्रह एक साथ ही तैयार की गई थी, हिंदी और अंग्रेजी वाली। क्योंकि लिखते वक्त थोड़ा वक्त हो गया है, लिखते हुए कुछ 10-11 साल हो गए हैं। तो ये दोनों संग्रह एक साथ तैयार थी, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं आ सकती। तो पहले हिंदी वाली आई, मातृभाषा से ज़्यादा प्रेम रहता है, तो पहले हिंदी वाली आई। और मैं सोचता हूँ कि दो किताबों के बीच में थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। अ, ऐसा ना हो कि हर एक साल ही आप कुछ ना कुछ ला रहे हैं। तो 2 साल हो गए थे, मैंने कहा चलिए अब कुछ अलग किया जाए। तो अंग्रेजी कविताएं फिर किंडल पे प्रकाशित कर की है। तो ये जो है अनकलेक्टेड नथिंगनेस, ये किंडल पे आ चुकी है और क्या है, हाँ पेपरबैक? हाँ, तो किंडल पे अभी लाइव हुआ है, पर मैंने अभी लिंक वगैरह शेयर नहीं किया है, वो 1-2 दिन में मैं करूंगा। पेपर, मैं असल में पेपर बैक के लाइव होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन वाले क्या करते हैं कि पेपर बैक भी जैसे आपने ऑर्डर किया तो वो डिजिटली प्रिंट करके आपको भेजते हैं। तो पहले से प्रिंट करके अच्छा। जैसे नॉर्मली गोडाउन में रखे रहते हैं या अमेजोन सेलर के पास रखे रहते हैं 300-400 हज़ार कॉपी, तो वो वैसा नहीं होता। आजकल बहुत हम्म। सारे सेलर्स इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बचत होती है। एक तो हम्म। एक बार में प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं लगता, फिर गोडाउन में रखने का रेंट नहीं लगता। तो इससे एक तरह से कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको, जैसे आप कहीं अच्छे जगह से बिरयानी मंगवाइएगा तो जब आप बिरयानी ऑर्डर करिएगा तो बिरयानी पका के आपको भेजते हैं। तो उसी तरह जब नहीं। किताब ऑर्डर होती है तो फिर प्रिंट करके, तो अमेजोन का ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कोशिश करते हैं कैसा है, ट्राई करते हैं। तो मैं उसी के लाइव होने का वेट कर रहा हूँ। तो एक बार वो लाइव हो फिर उसके बाद मैं दोनों चीज़ें शेयर करूँगा सब दोस्तों के साथ। हम्म, काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ चुका है, हाँ, जुड़ अमन रहे हैं। सिंह जी हैं, अ, आपको भी सभी को प्रणाम बोल नमस्कार। रहे हैं। तो सभी को हम्म, नमस्कार। आप अपने गौरव शुक्ला सवाल भी, जी हैं। आप हम अपने सवाल हाँ भी भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा हाँ, जवाब देने की। बिल्कुल। तो अच्छा, तो आपने कहा कि आप कवि हैं, तो आप, आपके पसंदीदा कवि कौन है? मतलब किसको पढ़ना आप पसंद करते हैं? और कविता पढ़ना तो मैंने शुरू किया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं से, जो कि मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में तो गुरुदेव का एक खास स्थान है। और मेरे हिसाब से जब तक अ, काल काल के चक्र चलता रहेगा, जब तक समय रहेगा, तब तक गुरुदेव का बोलबाला रहेगा। भारत में तो है ही, लेकिन बंगाल में उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो बचपन में घर के आसपास से हर जगह से रविंद्र संगीत सुनता था। तो उस वक्त उतना समझ में नहीं आता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया तो फिर तो मैं बांग्ला बोल सकता हूँ। मुझे बांग्ला लिपि में पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो मतलब मैं टूटी फूटी पढ़ लेता हूँ, अगर मुझे एक पेज पढ़ना होगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर मैंने उनकी अंग्रेजी कविताएं पढ़नी शुरू की, गीतांजलि जिनके लिए उनको नोबेल मिला था, वो पढ़ना शुरू किया।
उसके बाद फिर मिर्जा गालिब की लत लग गई। तो एक बार मिर्जा गालिब की लत लग जाए तो फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ नहीं सकते। तो फिर मिर्जा गालिब को पढ़ना शुरू किया। उनका एक गुलजार साहब ने एक उनकी सीरीज बनाई थी दूरदर्शन के लिए, गालिब करके, वो देखी मैंने, उससे और प्रेरित हुआ। उसके बाद फिर गुलजार साहब पर आ गया। तो रात के उस पार में भी मैंने इन तीन गुरुदेवों को अपने गुलजार गालिब, गुरुदेव और गुलजार साहब को समर्पित की थी वो किताब। अ, तो हाँ, तो ये तीन मेरे सबसे पसंदीदा मतलब शायर और कवि हैं। उसके बाद तो और भी बहुत हैं। मुझे मुक्ति बोध की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे निराला की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अ, मुझे कैफी आजमी की कविताएं, नज़्में बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर तो तमाम लोग हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा तो यही तीन हैं, जिनको जिनको पढ़कर मुझे लगा कि मैं लिखना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप एक प्रश्न है, आप देख हाँ, सकते हैं, पंडित गौरव शुक्ला जी का है। तो नहीं, मुझे मुझे प्रश्न, हाँ, कविता के विषय का हम्म, चुनाव करना आपके लिए कितना कठिन हुआ? देखिए, चुनाव अ, मेरे हिसाब से हर एक किताब का, चाहे वो कहानी हो, कहानी संग्रह हो या उपन्यास हो या कविता संग्रह हो, एक थीम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी कविता संग्रह का थीम प्रेम है, तो फिर मैं उसमें प्रेम की कविताएं रखूंगा। अगर मेरी उपन्यास का जो पूरा वो है पृष्ठभूमि और पूरी जो उसकी कहानी है, वो एक प्रेम कहानी है, या मान लीजिए कि किसी विधवा की कहानी है, तो हर एक चीज का एक थीम होता है। तो मैं जैसे रात के उस पर में जो थीम है वो तमाम लोग जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अलग से लिखने पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आलोक भाई भी हैं, वो भी नौकरी में है, मैं भी नौकरी में। तो हम लोग नौकरी करने के अलावा भी हमारा एक ख्वाब है, उसके साथ साथ हम चलने की कोशिश करते हैं। तो रात के उस पार में उस टाइप की कविताएं हैं, लोगों के जो आसपास, मैंने अपने आसपास की जो जिंदगी देखी है उसके हिसाब से। तो थीम डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि आपकी कविताओं का या आपके संग्रह का क्या थीम होगा। आप यात्रा पर लिखना चाहते हैं, आप प्रेम पर लिखना चाहते हैं, आप आपके आसपास के लोगों पे, घटनाओं पे लिखना चाहते हैं। तो वो थीम अगर आप एक बार तय कर लें, तो संग्रह बनाना या कविताओं को छांटने में बहुत सुविधा होती है। तो ये इनका सवाल ये था कि कितना कठिन था कठिन ये आपके लिए। कठिन कठिन तो था, क्योंकि मेरे पास मतलब करीब इस संग्रह के लिए मेरे पास करीब 300-400 कविताएं थी। उसमें से अच्छा, छाट छाट के मैंने कुछ 96 या 97 कविताएं रखी थी। तो छाटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरह से वो सारी आपकी रचनाएं हैं। तो आप किसी को अलग कर दें तो ऐसा लगता है कि किसी दोस्त को बोलते, भाई अभी आपसे बात करने का मन नहीं है, आपसे बाद में बात करेंगे। तो दुखता है, दिल दुखता है कि इस कविता को मैं नहीं रख पाया संग्रह में। लेकिन वो कविताएं भी समझ जाती हैं कि इस थीम के हिसाब से वो नहीं जा रही हैं, तो कभी बाद में उपयोग में जरूर आएंगी। तो कठिन तो है, बहुत ज्यादा कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दिल पे थोड़ा पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन आपको उन नज़्मों को फिर वादा भी करना पड़ता है कि आप भी कभी काम में आइएगा। तो ये बात। मतलब रात के उस पार 3 किताबें और हैं अभी, हाँ मतलब हाँ तीन किताबें, हाँ, तीन किताबें और हो जाएंगी। अच्छा, ये मतलब ये रात के उस पार का कुछ खास मीनिंग है कि मतलब क्यों क्यों कह रहे हैं आप उसको रात के उस पार? उसका मीनिंग ये है कि हम सब जानते हैं कि अंधेरे के उस पार उजाला होता है, कि जब भी कभी रात होती है तो अगले दिन सुबह होता है, सुबह होती है तो एक नए लोग नए ख्वाब देखते हैं, नई उम्मीद बांधते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर आज का दिन बुरा गया तो शायद कल का दिन आज से बेहतर हो। तो इसलिए मैंने क्योंकि उसमें उम्मीद की बहुत सारी कविताएं हैं, उम्मीद। तो हम्म, हाँ, उस उम्मीद में कि सवेरा जरूर होगा। एक नज्म भी है उसमें कि सुबह हो जाएगी फिर। तो वो तो इसलिए मैंने वो नाम इसलिए रखा था, क्योंकि उम्मीद जैसे जो संग्रह की पहली नज्म है, मुट्ठी भर उजाला बिखेर दो, मुट्ठी भर उजाला बिखेर दो, थोड़ा ही सही उजाला तो है। तो उसमें भी एक उम्मीद है कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी है उजाला, तो आप उसको बांटिए लोगों में, क्योंकि उजाला तो आखिर उजाला होता है, चाहे वो बहुत सारा उजाला हो या एक
तिनका, थोड़ा सा तो इसलिए वो नाम। हाँ एक किरण हो। तो ये हाँ मतलब मुझे लगता है आज आज अभी का जो टाइम चल रहा है, तो हाँ, उस, हाँ उस परिस्थिति उसके उस हिसाब से परिस्थिति तो से फिर जी आपकी किताब पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, पढ़ लेनी आपकी चाहिए। किताब पढ़ लेनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, कि भाई उम्मीद उम्मीद बनी रही कि रात के उस पार जो है दिन फिर सवेरा होगा, होगा। हाँ, क्योंकि रोशनी फिर मेरा ये होगी, मानना सवेरा है होगा। कि जीवन में हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। न सुख स्थायी होता है, न दुख स्थायी होता है। तो अगर दुख के पल आए हैं तो सुख के भी पल आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुख चलता ही चला जाएगा जीवन भर और कभी हमें सुख की छाव नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें उम्मीद करना होगा, हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो चीजें जरूर होंगी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठने से नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और शिद्दत से ये सारी चीजें करते हैं तो आप किसी लंबे हाईवे पे भी चलते चलते देखिएगा कि एक कोई बहुत बूढ़ा सा बरगद का पेड़ है जहां आप जाकर थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं। लेकिन उस बरगद के पेड़ तक पहुंचने के लिए आपको घर से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर से तो निकलना पड़ता है। तो हाँ। अ, नहीं, चलिए एक प्रश्न मेरा ले लेते हैं, उसके बाद ये पंडित हम्म गौरव शुक्ला जी के दो और सवाल हैं, वो आप तब तक पढ़ लीजिए। अच्छा, ये मैं हम्म। ये पूछ रहा था कि आप कविताएं ज्यादा पढ़ते हैं कि कहानियां ज्यादा पढ़ते कविताएं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कहानियां और उपन्यास मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। और उस पे भी निर्भर करता है कि मैं उस वक्त किस चीज पर काम कर रहा हूँ। जैसे अभी पीछे मैं अपने हिंदी उपन्यास पर काम कर रहा था, तो मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उपन्यास पढ़ रहा था। अभी मैंने पिछले 2 महीने में शरद चंद्र की करीब 22 उपन्यास पढ़े हैं और 6 कहानियां पढ़ी हैं पिछले 2 महीने में। हैं? तो अभी मैं, लॉकडाउन, हाँ हम्म, हाँ, तो लॉकडाउन लॉकडाउन में का ये शब्दों फायदा का हुआ। सही इस्तेमाल आपने हाँ किया। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अब अगर मैं अगर मुझे कविता संग्रह पे काम करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उसी जोन में रहूं। तो मैं जिस चीज पे काम कर रहा होता हूं मैं उसी जोन में रहने की कोशिश करता हूं। तो अगर मुझे कहानियां लिखनी है, तो मैं फिर खूब सारी कहानियां पढ़ता हूं ताकि मैं उस जोन में रहूं, ताकि मैं कुछ तैयार कर पाऊं, कुछ कुछ लिख पाऊं। उससे फायदा सुविधा भी होती है, क्योंकि जैसे आ, आप बहुत सारे एक्टर्स को देखेंगे जो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि जब उनका कोई सीरियस सीन होता है तो वो कोई सीरियस गाना सुनते हैं या कोई सैड गाना सुनते हैं जिससे वो थोड़ा सीरियस हो जाए। सैड सीन होता है तो सैड गाना सुनते हैं। तो वो इसलिए सुनते हैं ताकि वो, और अगर कोई हैप्पी सीन होता है तो वो कोई नाचने वाचने वाला गाना सुनते हैं ताकि वो थोड़ा एनर्जी से भर जाए और खुश रहें, ताकि सीन में वो दिखे। तो उसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जो भी विधा लिख रहा हूँ वो विधा मैं लगातार पढ़ता रहूं, ताकि मैं उस यूनिवर्स में, उस दुनिया में रहूं। हम्म, एक और ये गौरव शुक्ला जी का ही प्रश्न है, आप भी देख सकते होंगे कि रात हाँ, के देख उस रहे हैं। पार और, हाँ, तो ये बता दीजिए तो। रात किस पार और आने वाले कविता संग्रह में सबसे ज्यादा खूबसूरत सफर किसका, किसके साथ था? जो सबसे खूबसूरत सफर तो ये था रात के उस पार का, जो अ, क्योंकि संग्रह जो है वो हिंदी अकादमी में उनके जो नवलेखन ग्रांट होता है, जो नए लेखकों के लिए होता है, उसके लिए सेलेक्ट होना। क्योंकि किताब जब हिंदी में भेजी गई थी तो वहाँ से शैलेश जी ने ये कहा था कि आप इसको हिंदी अकादमी में भेजिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऐसा बहुत अच्छा उनका एक प्रोग्राम है। तो जो सबसे अच्छा सफर था, जो शुरुआत हुई थी सफर की, कि हिंदी अकादमी में वो किताब शॉर्टलिस्ट होना, वहाँ से ग्रांट मिलना, कविता संग्रह का छपना, और संग्रह में ये लिखना भी आवश्यक था कि अ, हिंदी अकादमी के सौजन्य से ये किताब आई है। तो वो सबसे सुनहरा पहलू था, क्योंकि साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, ये सब बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे देश के संस्थान हैं। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ होती है तो एक आशीर्वाद सा लगता है। तो वो सबसे सुंदर सफर था मेरे लिए। वो चयन होना और एक पत्र आना वहां से कि श्री अमित गुप्ता, हमें आपकी पांडुलिपि। तो वो जो पत्र है मैंने अभी भी संभाल कर रखा है और शायद मैं जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा। तो वो सबसे सुंदर और स्वर्णिम पल था मेरे मेरे सफर, मेरी यात्रा। अ, अच्छा, आप कह रहे थे कि आप उपन्यास भी पढ़ते हैं,
ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसी इसी को लेके मेरा सवाल है। इसका जवाब मत दीजिएगा कि आपने मेरी किताब तो पढ़ी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी है। नहीं, तो इसका इसका यहाँ जवाब रखी मत भी हुई है। दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल पढ़ी है। मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है और आपकी किताब का नाट्य रूपांतर भी देखा। हम लोग साथ ही बैठते हैं, अरे साथ हाँ, में ही बैठे वो तो हाँ वो तो खैर, हाँ, तो वो टाइम था जब हम दूसरी बार मिले थे बुक फेयर के बाद। दूसरे, हाँ हाँ दूसरी अ, बार मिले थे। दूसरी बार, हाँ दूसरी बार मिले थे। अब देखिए तीसरी बार कब मिलते हैं। तीसरी बार, हाँ तीसरे के पहले कोरोना आ गया, तो अब देखते हैं कि तीसरा हाँ तो तीसरा कब नहीं होता तो, है। हाँ। हाँ नहीं तो मिल ही गए होते। अच्छा, आपके हम्म। पसंदीदा लेखक कौन है, अगर इसके बारे में क्या कहें? लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप देख सकते हैं तो कितनी ही किताबें हैं मेरे पीछे। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हाँ मतलब मैं अंग्रेजी और हिंदी साहित्य दोनों ही पढ़ता हूँ, बंगला साहित्य भी पढ़ता हूँ। अ, तो हिंदी में मंटो मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं, मंटो, मोहन राकेश। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि हर हिंदी लेखक को प्रेमचंद तो पसंद होते ही हैं। वो तो जैसे बाय डिफॉल्ट होता है कि प्रेमचंद तो आप पढ़ते ही हाँ, हैं। बस बस। हाँ, लेकिन उसके अलावा मंटो, मोहन राकेश, अमृता प्रीतम, इन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। और ऐसे तमाम लोग हैं, मतलब भुक्ति बोध हैं, अज्ञे हैं। हाल ही में मैंने निर्मल वर्मा पढ़ना शुरू किया। मैंने उनकी रात का रिपोर्टर पढ़ी, मैंने अंतिम अरण्य पढ़ा, मैंने एक चिथड़ा सुख पढ़ा। तो उसके बाद मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनकी सारी किताबें मंगवा ली। मतलब एक रैक पूरा उनके लिए हो गया है। तो निर्मल वर्मा मुझे बहुत पसंद आए, और मैंने 3-4 उनकी किताबें पढ़ी, और ऐसा लगा कि वो मुझे किसी स्वप्नीले सफर पे लेकर निकल जाते हैं, कि हाथ पकड़ के लेकर चलते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। तो ये हिंदी में ये मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं। अंग्रेजी में मुझे मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था 2099-2000 में, 2009-2010 में, तब मैंने जॉन पॉल सार्त्र, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, एल्बर्ट कामू, फ्रांस काफ्का, इन तीनों को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हट गया। जो चीज़ें मैंने अपने दिमाग में बना रखी थी कि लेखन ऐसा होना चाहिए, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, तो उन्होंने एकदम सब उखाड़ कर फेंक दिया, सारी गलतफहमियां दूर कर दी। मैंने जब सार्त्र की नौजिया पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि ऐसी भी किताब हो सकती है, कि डायरी फॉर्म में और उस किताब का वो थीम क्या है कि एक लड़का है, वो बस जीने की कोशिश कर रहा है, और उसमें एक पूरी किताब है, नौजिया। तो उसके बाद फिर मैंने और बाहर के राइटर्स को पढ़ना शुरू किया। तो फिर मुराकामी पढ़ा मैंने, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय। तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो मतलब ये पूरा कार्यक्रम ही निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेन जिनकी वजह से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, वो इंग्लिश में सार्त्र, कामू, काफ्का, हिंदी में निर्मल वर्मा, मंटो, मोहन राकेश, इन तमाम लोगों से बहुत ज्यादा मुझे, मतलब इनकी कहानियां या इनकी लिखी चीजें पढ़ के लगता है कि अगर किसी को लिखना चाहिए तो ऐसे लिखना चाहिए, वरना नहीं लिखना चाहिए। हालांकि ये नामुमकिन है उनके जैसा लिखना, क्योंकि हर लेखक का एक अपना स्टाइल होता है, एक विधा होती है, क्राफ्ट होता है। तो हाँ, पर इंसान तो कोशिश कर सकता है कि ऐसा भी लिख सके। ऐसा 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 लिख दें तो बस, हाँ सही बात। हाँ, ऐसा लिख दे तो तो हाँ, जीवन सफल हो जाए। हाँ जीवन सफल हो जाए बस। हाँ, जीवन सफल हो जाए। अच्छा, हाँ तो आपने तो खैर बहुत कुछ बता दिया, पर ऐसा कुछ है कि आप मतलब इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, या राइटर को पसंद करते हैं, कि क्या है मतलब उसमें चयन कैसे करते हैं आप कि कैसे चयन क्या पढ़ना है? चयन मेरा राइटर के हिसाब से ही होता है। अब जैसे अगर मुझे मान लीजिए मुझे अगर निर्मल वर्मा पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं निर्मल वर्मा पूरी पढ़ लूं। जैसे जब मैंने अभी पिछले दिनों तो शरद चंद्र की मैंने 2-3 किताबें पहले पढ़ रखी थी, देवदास, परिणीता और चरित्रहीन पढ़ रखी थी। उसके बाद इस बार बुक फेयर में मैंने विष्णु प्रभाकर जी की एक किताब ली, आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी है।
करीब 300 पेज की, और वो किताब इतनी सुंदर और इतनी शानदार किताब है। जब मैंने वो किताब पढ़ी और मुझे शरद बाबू के जीवन में झांकने का अवसर मिला, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे कोर्स में पढ़ते हैं ना कि एक लेखक को, तो फिर मैं 2 महीने, फिर मैंने मैं कुछ पढ़ा ही नहीं। 2 महीने मैंने बस सिर्फ, क्योंकि मैं उनके जीवन से इतना प्रभावित हो गया था कि मुझे लगा कि नहीं, इनको तो पढ़ना ही चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा चयन वैसे होता है कि मैं लेखक के हिसाब से चयन करता हूँ, सब्जेक्ट के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी लेखक को मैं मानता हूँ, उनको पूछता हूँ, तो अगर वो किसी विषय पर लिखेंगे तो वो एक जरूरी विषय होगा और अच्छा विषय होगा और उसको पढ़ना चाहिए। तो चयन मेरे लिए लेखक के हिसाब से चयन होता है। अच्छा, और ये बताइए कि इतना उपन्यास पढ़ते हैं आप, जो आपने कहा कि आप उपन्यास ज्यादा पढ़ते हैं, तो आपने खैर बताया भी है कि कुछ कुछ उपन्यास लिख रहे हैं आप, कुछ हो हाँ गए हैं हाँ। हिंदी में, इंग्लिश में, तो हम्म। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि अभी नहीं बता सकते हैं हाँ, थोड़ा कि? बहुत तो बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। तो हम्म, हिंदी उपन्यास जो अभी मैंने पूरा किया है वो एलजीबीटी के ऊपर है। और तो वो अभी पूरा हो गया और देखते हैं कि वो कितनी जल्दी आ सके, क्योंकि अभी जो है कोरोना की वजह से हर एक इंडस्ट्री ठप पड़ा है, और उसमें पब्लिशिंग इंडस्ट्री, प्रकाशन का भी यही हाल है। तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो वो उपन्यास पूरा है, तो पूरा हो गया है, तो आएगा ही कभी ना कभी। एक अंग्रेजी उपन्यास मैंने बहुत पहले लिखा था, जो सात्र की एक थ्योरी पर डिपेंड वो था, बेस्ड था, जो उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्योरी है, जिनके लिए उनको नोबेल मिला था और उन्होंने नोबेल ठुकरा दिया था, नहीं लिया था नोबेल उन्होंने। तो उस थ्योरी पे बेस करके मैंने वो उपन्यास लिखा था। तो उसके लिए मुझे अभी कोई प्रकाशक नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ही हैवी किताब है, शायद कभी मिले। तो वो करीब 5-6 साल से वो उपन्यास करीब 45,000 शब्द लिख के रखा हुआ है। तो ये 2 उपन्यास मेरे पूरे हैं। अभी मैं अपने तीसरे उपन्यास पर काम कर रहा हूँ। तो उसका अच्छा, शुरू अभी कर दिया? रिसर्च, हाँ हाँ, तो उसका अभी अच्छा। रिसर्च फेज में है। हम्म। तो हाँ, और एक कहानी संग्रह भी तैयार है, जिसकी एक कहानी अभी प्रभात रंजन सर ने जानकी पुल पर छापी थी, अमावस नाम की। शायद आपने पढ़ी भी हो, मैंने शेयर किया। अच्छा, हाँ, वो, हाँ हाँ, वो हाँ बिल्ली, और हाँ, वो हाँ हाँ बारे, हाँ, हाँ, दिल्ली हाँ, वाली, वो हाँ। पढ़ी थी करेक्ट है। तो वो हाँ कहानी संग्रह, खैर वो कहानी संग्रह की बात चली है तो मैं बता दूं कि मेरा भी कहानी संग्रह आने वाला है, तो हाँ हाँ हाँ, ऐसी ऐसी खबरें आप ऐसे ऐसे मंच पर ही दिया कीजिए, अलग से मत बताया करिए। नहीं नहीं, बहुत नहीं, मेरा तो ऐसा है कि जहां मौका मिलता है मैं बता देता हूँ कि बता, मतलब हाँ कहीं हाँ, छूट नहीं ना नहीं जाए, नहीं, कोई ऐसा ना कहे कि मतलब मुझे पता नहीं था। हाँ तो हाँ हाँ, नहीं हाँ। तो तो वही वाली ना, जो जो अभी अभी जो आ रही है वो तो उपन्यास है, अभी जो आई है। नहीं नहीं, लाइफ अभी जो, आजकल, हाँ, अच्छा, ये कहानी लाइफ संग्रह आजकल है, मुझे कहानी लगा संग्रह, उपन्यास है। ये कहानी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं नहीं, लगा था उपन्यास उपन्यास है। हाँ कहानी हाँ संग्रह, हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं इसके बारे कहानी में तो संग्रह, पता है मुझे, हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता हाँ। है। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ, इसके बारे में मुझे पता है। अरे नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं, हम्म, आपका उपन्यास वाला मैंने नोट कर लिया है, अब इसके बाद आएगा तो हम्म, उपन्यास ही आएगा। हम्म, हाँ हाँ। आ, हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि मतलब जो आप कविता लिखते हैं, हम्म। तो मतलब आ, कविता कैसे, मतलब जैसे मैंने कविताएं लिखी नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो कविता क्या मतलब अपने आप ही आपके जहन में आ जाती है कि कैसे कविता का जन्म कैसे होता है, आपकी कलम से जो एक कविता उपजती है? आ, वैसे बहुत बहुत ही कठिन सवाल है ये, क्योंकि अगर ये पता हो किसी कवि को कि कविता कैसे जन्म लेती है, तो वो वहां बार बार जाए और बार बार कविताओं को पैदा कर कर ले आए। तो असल में होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, या मैं टीवी पर कुछ देख रहा हूँ, जैसे अभी जब सैकड़ों हजारों मजदूर अ, जब पैदल चल के अपने गांव जा रहे थे, तो वो देखकर एक बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत व्यथा हुई। तो ऐसे क्षणों में ही फिर ऐसा लगता है, कुछ ना कुछ अपने आप ही आपके अंदर पनपने लगता है, और वो शुरू होती है एक लाइन से।
जब शुरू होती है तो पूरी कविता नहीं होती, एक लाइन होती है, और उसके बाद फिर आप उस एक लाइन को लिखते हैं और फिर वो अपने आप, न जाने कैसे, वो कोई जादू होगा, अपने आप ही वो लिखती चली जाती है। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट भी लिखा था कहानियों पर, कि आप लाख कोशिश करें कि मैं कहानियां ढूंढूं, लेकिन आपको कहानियां नहीं मिलती, कहानियां आपको ढूंढती हैं और फिर अपने आप लिख जाती हैं। तो वैसे ही कविता के लिए भी मेरा मानना है, क्योंकि मुझे ये अखंड विश्वास है कि चाहे कवि हो या लेखक हो, हम लोगों पर माँ सरस्वती का एक आशीर्वाद है, और हम लोग बस माध्यम है, लिखने वाला ऊपर वाला ही है, वो बस हम लोग के हाथ में कलम होती है और हम लोग लिख लेते हैं। हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हम लोग साधारण लोग हैं, बस हमें आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको ये आशीर्वाद मिला है कि चलिए आपको मैं लिखने की या पढ़ने लिखने की ये आशीर्वाद आपको मैं देता हूँ या देती हूँ, और आप इससे लोगों में उम्मीद बढ़ाइए। और तो मतलब मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि, जैसे बहुत बार होता है कि सोचता हूँ, जैसे कहानी में क्या होता है कि, या उपन्यास में, कि आपको पता है आपका प्लॉट क्या है, कि आपको पता है कि 3 एक्ट में आप लिखिएगा, एक स्टार्टिंग होगा, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा, आपको पूरा प्लॉट पता है, तो आप हर रोज बैठकर लिख रहे हैं क्योंकि आपको पूरी कहानी पता है। उपन्यास में भी, कहानी में भी आपको पूरा प्लॉट पता है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं चैप्टर दर चैप्टर। लेकिन कविता में क्या होता है कि मैं अगर कभी ये सोच के बैठूं कि आज मैं 50 कविताएं लिखूंगा और जब तक 50 पूरी नहीं होंगी तो मैं उठूंगा नहीं, ऐसा असंभव है, क्योंकि कविता एक एक क्षण में जन्म लेने वाली विधा है। कि मैं अगर सड़क से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई भिखारी दिखा जिसको देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, या मैंने एक बहुत सुंदर जोड़ा देखा जो अभी अभी शादी करके मंदिर से बाहर निकल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर, तो उस क्षण में मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी। तो वो एक क्षण होता है जिसमें कविता का जन्म होता है, जो कहानियों में नहीं होता। कहानी आपको पता है तो आप उसको रूटीन में, कि आज मैं 1 चैप्टर लिखना चाहता हूँ या 2 चैप्टर, कविता में वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर मैं ये सोचकर किसी दिन बैठूं कि आज मुझे 10 कविताएं लिखनी है अपने अगले संग्रह के लिए, तो वो असंभव है, कि आप नहीं लिख सकते। हाँ, आप वो फिर जबरदस्ती वाली कविताएं होंगी, वो लोगों की दिल तक नहीं पहुंचेंगी। लोगों की दिल तक वही कविताएं पहुंचती हैं जब आप, कोई चीज आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर देती है, या उस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है और उस पर आप लिखते हैं, तो लोगों के दिल तक वो पहुंचती है। तो इसी से ये था कि मतलब अगर कोई ऐसा है क्या कि कोई अभ्यास करके कवि बन सकता है क्या? नहीं, कविताएं नहीं, लिखना अभ्यास नहीं, नहीं, नहीं। अभ्यास करके कहानीकार बन सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं। अभ्यास करके असल में क्या है ना, कि अभ्यास करके आपकी भाषा अच्छी हो सकती है, आपकी विधा अच्छी हो सकती है, आपके कहने का जो कथन है, या कहने का जो स्टाइल है वो सुधर सकता है। लेकिन कविता जो कि वो आत्मा से निकलती है, तो जब तक कोई चीज आपकी आत्मा को ना झकझोरे, या उस पे एक मार्क ना लगाए, या आपको उससे फर्क ना पड़े, तो वो फीलिंग आपके बाहर नहीं निकलेगी। बाकी पढ़ने से और चीजों को महसूस करने से बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन पहले आपको वो जो मेन, जो एक मूल अर्थ होता है एक एक कविता का, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपके अंदर से ही आएगी। उसके बाद फिर आप तमाम कवियों की कविताएं पढ़ें, और चीजें पढ़ें, तो उससे आपकी विधा सुधर सकती है। तो आप कम शब्द में ज्यादा कुछ कहने का हुनर सीख सकते हैं। लेकिन किसी के लिए दर्द महसूस करना, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, इसका कोई अभ्यास नहीं है। या किसी के लिए खुश होना, इसका कोई अभ्यास नहीं है। वो अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो अगर आप किसी को देखते हैं कि अगर कोई डिलीवरी वाला आया है और बाहर 40 डिग्री गर्मी है, अगर आपने उसको 1 गिलास पानी दिया, वो 1 गिलास पानी देने की जो विधा है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप उसको 1 गिलास पानी दीजिएगा। तो अब आप उसको 1 गिलास पानी कांच के गिलास में देते हैं, या जग में देते हैं, या बोतल में देते हैं, ये आपको कोई सिखा सकता है। लेकिन पानी देने की जो प्रक्रिया है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपके अंदर से आती है। तो उसी तरह कविता भी अंदर से आती है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा, ये उपन्यास लेखन, आप मतलब आपका उपन्यास हो गया है, 2 उपन्यास आपके हो गए हैं,
तो ऐसा कुछ है कि जब आप उपन्यास आपने सोचा कि कुछ लिखना है, या जैसे आप तीसरे उपन्यास के बारे में सोच रहे हैं, तो आप रोज लिखते हैं या मतलब कैसे कि, या कोई शेड्यूल बना लेते हैं कि मुझे इतने दिन में लिखना है, या कैसे आप मतलब उसको कैसे आगे बढ़ाते कोशिश कोशिश ये रहती है कि रोज लिखा जाए, लेकिन जो कि आप ये दर्द बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग करीब 8 9 10 घंटे तो नौकरी में ही लगे रहते हैं। तो हैं? मैंने अभी तक जो जो भी उपन्यास लिखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि साल में मैं एक बार पहाड़ों पर चला जाता हूँ, करीब 6 7 दिन के लिए, और अकेले अच्छा। जाता हूँ। और फिर जब मैं वापस आता हूँ तो 60 70% काम मेरा हो चुका होता है। वो 6 7 दिन में और कुछ नहीं करता, बस पहाड़ों पर बैठ के लिखता हूँ। तो एक वो तरीका होता है मेरा। उससे क्या होता है, क्योंकि शहर में क्या है कि एक तो ईंट पत्थर के कंक्रीट के शहर में इतना शोर होता है कि आप कभी कहीं किसी का मोटर चल रहा है, कहीं कोई बच्चे रो रहे हैं, कहीं किसी के कॉलिंग बेल बज रहा है, तो आप लिखने पर कभी कोई आपके घर पे ही कोई आ गया कुछ सामान देने, तो आप हम्म। काम नहीं कर पाते। तो मैं बाहर चला जाता हूँ, तो अब ऐसी जगह होता हूँ जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, और मैं ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ नेटवर्क भी नहीं होता, तो फोन भी नहीं बजता। नॉर्मली मैं लिखते वक्त फोन भी बंद कर देता हूँ, तो वहाँ फोन बंद ही रहता है एक तरह से। और तो 5 6 दिन में, फिर जैसे अभी मैं पिछले साल गया था, तो 5 6 दिन में मैंने आधा, कम से कम आधा काम मेरा पूरा हो गया था। लेकिन अगर मैं शहर में होऊंगा, तो अगर मैंने छुट्टी भी ली होगी तो वो नहीं होगा। तो मैं ये कोशिश वो करता नहीं। हूँ कि पहले मैं, हाँ, बाहर जाऊं, कम से कम जो मेजोरिटी काम वो करके ले आऊं, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाऊं। तो उसमें फिर मैं वीकेंड पे ही लिख पाता हूँ। वीकडे में बहुत कम वक्त मिलता है। मतलब घर से काम करो या बाहर, मतलब ऑफिस जाओ, 9 10 घंटे तो लग ही जाते हैं, उसके बाद फिर दिमाग नहीं चलता। तो फिर वीकेंड उसके बाद में, दिमाग नहीं। हाँ, वीकेंड में काम हो जाता है। लेकिन अभी जब मैं अपना हिंदी वाला उपन्यास पूरा कर रहा था, तो जो कि मुझे एक डेडलाइन था, मेरे पास एक डेडलाइन था, तो मैं फिर हर रोज ही लिखता था। हर रोज 1 2 घंटे लिखता था, और वीकेंड पे 4 5 घंटे निकाल लेता था। लेकिन अब मुझे इस तीसरे वाले उपन्यास के लिए मैंने तय किया है कि मैं सुबह उठकर लिखा करूंगा। अब ये एक ख्वाब है। तो अब ये कोशिश है कि हर रोज सुबह उठ के 2 घंटे लिखना है। तो अब देखते हैं वो कब कब संभव हो पाता है। लेकिन जैसे निर्मल वर्मा जो है वो रोज लिखते थे। मनोज श्याम जोशी थे, वो सुबह 10 बजे अपने कमरे में जाते थे और 5 बजे तक लिखते थे, बीच में लंच ब्रेक लेते थे, और 4 बजे उनके घर उनके लिए चाय पहुंच जाती थी। तो जैसे ऑफिस में काम करते हैं वैसे वो अपने कमरे में जाते थे और पूरे दिन जो है बैठ के लिखते थे। तो मुझे उम्मीद है कि जब कभी हम लोग फुल टाइम राइटर बन जाएंगे तो हम भी अपने कमरे में जाएंगे और फिर 10 से 5 हाँ। बैठ के लिखेंगे, बीच बीच में चाय और बिस्किट आती रहेगी। तो उसमें अभी वक्त लगेगा, तो तब तक हमें कभी 2 घंटे निकाल के कभी पहाड़ों पे जाकर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते तो रहना है, नहीं तो फिर जिंदगी नहीं चलने वाली। तो नहीं अभी कोशिश है कि हाँ, रूटीन बने। नहीं, ये जो सुबह वाला बोल रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि ये जल्दी शुरू कीजिए कि आपका जो उपन्यास है हाँ जल्दी हाँ। जल्दी आए, हम पढ़े। तो ये जल्दी अपना रूटीन शुरू कीजिए। अच्छा, एक एक ये मतलब ये कवि शायर, ये कविता होती है, गजल होती है, शायरी होती है, हम्म ये हम्म मुझे मुझे इसके बारे में पता नहीं। मतलब हम्म ये कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे अंतर कैसे करते हैं? मतलब ऐसा क्या होता है कि किसी को कविता बोलते हैं, किसी को शायरी बोलते हैं, किसी को गजल बोलते हैं? ऐसा क्या है अब इनमें कि हाँ, देखिए, मतलब कहानी में ऐसा नहीं होता, कहानी तो कहानी होती है। हाँ, कहानी कहानी। देखिए, कविता में क्या है कि कविता एक तो लय वाली कविता हो सकती है, एक बिना लय वाली कविता होती है। अब जैसे पहले बहुत लय वाली कविताएं लयात्मकता से लिखी जाती थी, आजकल लोग नहीं लिखते। आजकल लोग एक नैरेटिव लेते हैं, उसको उठा के फिर कविताएं लिखते हैं। तो आजकल लय पे, लयात्मकता पे कोई ध्यान नहीं देता। फिर हो गया शायरी। तो शायरी जो है उसमें लय बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छंद जब तक नहीं मिलता तो फिर वो मजा नहीं आता सुनने में। जस्ट कि जस्ट हाँ एक एक हाँ एक मतलब अगर अगर एग्जाम्पल से कुछ बताएं तो ज्यादा समझ में आए हाँ। मेरे जैसे तो जो अब जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कविता का एग्जाम्पल लूं, तो मैं अपनी एक कविता आपको अ, हाँ, हाँ, मैं एक कविता आपको सुनाऊं थोड़ी सी। कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक कविता है कि मुट्ठी भर उजाला बिखेर दो,
थोड़ा ही सही उजाला तो है, तो इसमें कोई लय नहीं है। अब यही अगर मैं इसको उर्दू में और इसको शायरी मतलब उर्दू में लय बनाकर लिखूं तो ये शेर हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो जैसे गालिब का एक शेर है कि गालिब का शेर नहीं याद आ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अब आप ये देखिए कि पहले लाइन से दूसरे लाइन का काफिया जुड़ा हुआ है। तो शेरो शायरी में अगर काफिया ना हो तो ना वाहवाहियां मिलेंगी ना तालियां मिलेंगी, क्योंकि वो जो जॉनरा है वो उसी काफिये का ही जॉनरा है। तो जैसे उनके एक और वो है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उसमें वो जो काफिला मिलाया जाता है, काफिया मिलाया जाता है, वो काफिया ही उसको अलग बनाता है। फिर जब गजल की बात आती है तो गजल में क्या है कि अब जो कि गजल तो गाया जाता है, अब जो भी चीज अगर गानी होगी तो उसमें राइमिंग तो होनी चाहिए, वरना वो मीटर पे नहीं बैठेगी। जैसे हिंदी फिल्मों के गीत गुलजार साहब के अलावा ज्यादातर लोग तो उसको काफिया मिला के ही लिखते हैं। अब गुलजार साहब लिख देते हैं खाली हाथ शाम आई है खाली हाथ जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है, लय नहीं है, बट आर डी बर्मन उसको बना देते हैं, एक लेजेंडरी गाना बन जाता है वो। लेकिन गजल में काफिया नहीं मिलेगा तो फिर वो मीटर पे नहीं बैठेगा। तो ये अब जैसे अगर मैं कोई कविता पढ़ूं और मुझे कोई कहे कि मैं इसका एक गाना बनाना चाहता हूं तो वो नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसको मीटर पे ना डाल दूं। और मीटर पे कब डलेगा? जब उस पे राइमिंग होगी, जब उस पे काफिया मिलेगा, और जब उस पे कि अगर है में खत्म हो रही है एक लाइन तो अगली लाइन भी है में खत्म होगी, अगर दम में खत्म हो रही है तो गम में खत्म होगी अगली लाइन, एंड सो ऑन। तो वो एक फिर वो एक बहुत जरूरी वो बन जाता है वो मेथड। अब बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि बिना लय वाले, जो आर डी बर्मन कर गए, वो अब आज के म्यूजिशियंस कोशिश कर रहे हैं कि बिना मीटर वाले गाने भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो गजल में अब जैसे जगजीत सिंह के बहुत सारे गजल ऐसे भी हैं जिसमें लय नहीं है, लेकिन वो जगजीत साहब थे तो वो कर सकते थे, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो जो स्टैंडर्ड वो है वो यही है कि लय रहेगा, मीटर रहेगा तो आराम से बन जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये होता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब कविता लिखने या मैंने गजल भी लिखी है, कुछ शेर भी लिखे हैं, लेकिन जब मैं कविता लिखने बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं लय में नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे अंदर से जो ख्याल आ रहे हैं वो लय में नहीं आते। जो ख्याल हैं वो जैसे आते हैं मैं कोशिश करता हूं मैं वैसे हूबहू उनको कागज पर रख दूं, क्योंकि जब कभी कभी कुछ कविताएं पढ़कर ऐसे लगता है कि वो जबरदस्ती का लय बनाया गया है। तो अगर वो नेचुरली आता है तो मैं लय में लिख देता हूँ, लेकिन अगर नेचुरली नहीं आता तो मैं नहीं लिखता उसको लय में। तो ये एक्चुअली मैं आपसे पूछने वाला था कि आप कैसा लिखते हैं, लय में लिखते हैं कि बिना लय के लिखते हैं। अब जैसे मेरा आपने खुद ही बता दिया तो हाँ। तो अच्छा इंग्लिश आपका है? हाँ बोलिए, आप बोलिए फिर मैं पूछता हूँ। हाँ नहीं, जैसे एक शेर मैंने मतलब एक गजल मैंने बहुत पहले लिखी थी, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इस बार अपना हाथ मेरी हथेली पर रखने ना आना, इस बार अपना हाथ मेरी हथेली पर रखने ना आना, जब तेरा हाथ छूटने लगे, जब तेरा हाथ छूटने लगे तो चले आना, जब तेरा हाथ छूटने लगे तो चले आना। तो ये लय हो गया। अभी मैंने बहुत पहले लिखा था, अब कभी इसकी एक गजल कभी कहेंगे कहीं, इसमें और भी शेर हैं। तो हाँ खैर, आप इंग्लिश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। इस बीच काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। सार्थक सागर, मेरी तिवारी, शोभा शर्मा, हाँ सभी को नमस्कार। हाँ, काफी लोग हैं, और राम कुमार गुप्ता भी हैं, नमस्कार। राम कुमार गुप्ती, सिद्ध शर्मा नमस्कार। फोटोग्राफर, इनसे भी मुलाकात हुई थी। राम जी और कृष्ण जी फोटो खींच रहे थे। हाँ, रामकृष्ण की जोड़ी हमारे रामकृष्ण की जोड़ी जो
बस बस। तो चलिए, अब फिर वो दिन आएंगे, कभी मिलेंगे। हाँ हाँ, हाँ, तो बहुत जल्द आपकी आएंगे जो इंशाल्लाह। हम्म, तो आपकी जो इंग्लिश वाली अनकलेक्टेड नथिंगनेस, हाँ। मतलब हाँ, मतलब ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम, ये इंग्लिश की कविताओं की किताबों का नाम ही ऐसा होता है कि जो समझ में ना आए कि मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे नहीं होता है? है। असल में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं सात्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तो उनकी जो उनकी एक किताब है बीइंग इन नथिंगनेस, जो उनकी जो थ्योरी थी, एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। तो इस कविता संग्रह का नाम अनकलेक्टेड नथिंगनेस इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी समेट नहीं सकते। जैसे खामोशी, जैसे दोपहर की वो नीरवता। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर के 3 से 4 बजे तक जो एक अजीब सी खामोशी रहती है, जैसे एकदम हृदय को चीर देने वाली खामोशी रहती है, कि उस वक्त आप जितने भी खुश क्यों ना हो, थोड़ी सी उदासी आ जाती है मन में। तो वो नीरवता जो 3 से 4 बजे के बीच में होती है, या कभी सूरज ढलते वक्त होती है। अ, तो ये तमाम जो पल होते हैं दिन के, इनको मतलब मैं बहुत मामूली कवि हूँ, तो मेरा मानना है कि मैं उन पलों को, चाहे मैं जितनी भी अच्छी कोशिश कर लूँ, मैं उन पलों को समेट नहीं सकता। तो मेरे लिए वो बिखरी हुई चीजें हैं, अनकलेक्टेड हैं। तो मेरे लिए, तो मैंने वो कोशिश की थी कि जो चीजें मैं समझता हूँ कि मैं समेट नहीं सकता, उनको मैं एक संग्रह में डालूंगा। और उसको फिर तो इसीलिए उसका नाम अनकलेक्टेड नथिंगनेस है। जो चीजें मेरे बस के बाहर हैं, मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं उनको नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए अनकलेक्टेड नथिंगनेस है। तो हाँ, इसको जानबूझ के नहीं रखा गया कि अंग्रेजी है तो कॉम्प्लिकेटेड हाँ। होगा। है? हाँ, है। कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेकिन अच्छा, उसका जो प्रीफेस है, जो मैंने लिखा है, जो भूमिका मैंने उसकी लिखी है, वो किताब के डिस्क्रिप्शन में भी आएगा अमेजोन में। अमेजोन पे ही आ जाएगा, तो लोग पढ़ सकेंगे। तो उसमें वही है कि मैंने जो ये कोशिश की है कि अगर मैं उसको कागज पर मैंने उतारने की कोशिश की है, तो मैंने उसको एग्जैजरेट नहीं किया है। जो मैंने जैसे देखा, क्योंकि लेखकों की एक बुरी आदत होती है हर चीज को ऐसे खींच के लंबा कर देने की। तो इस संग्रह में मैंने चीजों को खींचा नहीं है। मैंने ना फैक्ट एग्जैजरेट किए हैं, ना टाइम स्पेस एनवायरनमेंट एग्जैजरेट किया है, ना मैंने सत्य को एग्जैजरेट किया है, और ना ही मैंने झूठ को सोने की माला चढ़ाकर दिखाया है। तो वो सब तमाम चीजें थी जो मैं कुछ एक अलग कोशिश करने की अ, अ, कोशिश की। सार्थक कहने की संग्रह के माध्यम से समेट तो लिया, लेकिन सार्थक जब आप खुद कवि हैं, जब आप संग्रह पढ़िएगा, तो आपको खुद लगेगा कि उनमें भी बहुत सारी बिखरी हुई चीजें आपको नजर आएंगी, उन नज्मों में। इसीलिए वो अनकलेक्टेड है। अनकलेक्टेड है। हम्म, अच्छा, जस्ट मतलब ये जो नए नए कवि हैं या जो कविता लिखते हैं या लिखना चाहते हम्म। हैं, उनके लिए आप मतलब क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? कोई सुझाव कुछ? हाँ, मतलब खैर अभी मैं अब इतना मतलब मैं बहुत मामूली मामूली कवि हूँ, मामूली लेखक हूँ। लेकिन जो मुझे मेरे मेंटर से, या जो मैंने कुछ सीनियर वरिष्ठ लेखकों से सीखा और जाना है अभी तक के मेरे सफर में, अ, वो ये है कि और गुलजार साहब से भी ये मैंने बहुत सीखा है कि जब आप कविता लिखते हैं या लिखने बैठते हैं, तो उसको पूरी करने की और उसको फेसबुक पर पोस्ट करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने आजकल बहुत नोटिस किया है कि लोगों को बहुत जल्दी होती है। जैसे सुबह कोई घटना घटी, फटाक से कविता लिख के आपने पोस्ट कर दिया। कहीं एक्सीडेंट हुआ, फटाक से कविता लिख के पोस्ट कर दिया। तो गुलजार साहब की एक नज्म है कि रुको नज्म जरा फिर पढ़ो, रुको नज्म जरा फिर पढ़ो, देखो हर मिसरे में एक पूरा वाक्या बनता है कि नहीं। तो अगर अगर जीवन में अगर कुछ ठहराव वाली चीज है, तो वो कविता ही है, क्योंकि वो आपको ठहरना सिखाती है। तो अगर आप एक कवि हैं और आप खुद ही नहीं ठहर सकते कि मैं कोई
कविता लिखूं और उसको मैं बार बार पढूं, या 2-3 दिन में उसे छोड़ दूं, या 1 हफ्ते छोड़ दूं, फिर उसको पढूं और फिर कोशिश करूं कि वो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात मैं उससे कह पाऊं। तो मैं, जो नए लोग लिखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि फेसबुक पर कविता पोस्ट करना जरूरी नहीं होता। आप पहले उस कविता को खुद जीने की कोशिश करिए, उसको लिखने के बाद उसमें खुद जीने की कोशिश करिए और उसको बेहतर बनाने की भी कोशिश करिए। ये जरूरी नहीं कि अगर आपने अभी लिखा है तो आपको अभी पोस्ट करना होगा। आप 2 दिन बाद भी पोस्ट करेंगे तो भी, अगर अच्छी कविता होगी तो लोगों को 2 दिन बाद भी अच्छी लगेगी। पर इसमें चांसेस ज्यादा है कि अगर 2 दिन बाद आप उसको पोस्ट करेंगे तो वो और बेहतर होकर पोस्ट होगी। तो मैंने ये देखा है कि धैर्य बहुत कम है आजकल लोगों में। और जैसे मैं कभी भी कविता लिखता हूँ तो मैं तुरंत कभी भी पोस्ट नहीं करता। अब तो मैं कविताएं पोस्ट ही नहीं करता फेसबुक पर, क्योंकि मेरा मानना है कि वो, मैंने इस पर, हाँ, मैंने इस पर एक पोस्ट लिखा था कि मेरा ये मानना है कि कविता जो है अगर आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो 24 घंटे उसकी लाइफ होती है। उसके बाद वो क्लाउड में जाके कहीं अंधेरे कुओं में मतलब वो कविता जो है वो, उसका दम घुट रहा होता है और फिर वो मर जाती है। मेरे हिसाब से कविता कोशिश होनी चाहिए कि ठीक है, अगर फेसबुक पर भी हो तो वो किसी संग्रह में भी पहुंचे, ताकि वो लोगों के घर में, लोगों के हाथों में हो, कि जब कभी उनको किसी दुख के क्षण में आपके शब्दों की जरूरत पड़े तो वो किताब से आपके वो शब्द पढ़ पाए। वो फेसबुक में जाके आपके वॉल पे जाके 1 साल पुराना कविता स्क्रॉल करके नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप अच्छी कविताएं लिखते हैं, अगर उसका संग्रह आ जाता है तो वो लोगों के पास होता है। जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं कभी किसी चीज से जूझ रहा होता हूँ तो मैं अपने पसंदीदा कवि को पढ़ता हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है। मैं उस, अगर अब वो पसंदीदा कवि अगर फेसबुक पे होते और मुझे उस 5 मिनट में उम्मीद चाहिए होती तो मैं 5 मिनट में जाके वो कविता उनके वॉल पर नहीं ढूंढ पाता, लेकिन मैं किताब के पन्ने पलट कर जरूर ढूंढ सकता हूँ। तो ये भी मैं आज जो नए लिखते हैं लोग, उनको ये भी कहने की कोशिश करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप लिख रहे हैं तो फेसबुक पर छपना जरूरी है। आप छापिए, प्रकाशित करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 10 कविताएं लिखी 10 के 10 डाल दी फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर चोरी होने का भी खतरा रहता है। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कोई कॉपीराइट लॉ नहीं है फेसबुक में। अगर आपकी कविता कोई उठाकर उसमें 2 लाइन या 2 शब्द बदल के किताब पे छाप देगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कोई कोर्ट ऑफ लॉ उस पर कुछ नहीं करने वाले। तो हाँ, बहुत लंबा आंसर हो गया, लेकिन धैर्य 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 मतलब, जो अब जैसे अगर मैं बताऊं तो जब मैंने रात के उस पार संग्रह तैयार की थी, 2012 में रात के उस पार संग्रह तैयार हुई और 2018 में आई। तो 6 साल लगे उस पूरी संग्रह को, और वो बार बार बेहतर बनती गई। उसको बार बार वो किया गया। तो अगर आप, और ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी लेखक हैं, कि अगर आप लेखक हैं, कवि हैं, तो अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप गलत जगह पर हैं। बिना धैर्य के तो यहाँ पे आप एक कदम नहीं चल पाइएगा। तो धैर्य बहुत जरूरी है। हाँ, सही। अच्छा, रात के उस पार आपके संग्रह में से आप, अगर मैं कहूँ कि जो मतलब आपकी सबसे पसंदीदा कविता, या ऐसा, खैर पसंदीदा तो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। अगर आप कुछ, हाँ, अगर आप उसमें से कुछ अगर सुना सके, और हाँ, तो इंग्लिश में भी, अनकलेक्टेड नथिंगनेस में से भी अगर दे सकते हैं तो अच्छा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नज्म रात के उस पार से वो सुनाता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आई। क्योंकि कवि के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि पसंदीदा वो करे, लेकिन जो लोगों को बहुत पसंद आई है वो कविता है सुना है लिखने लगी हो। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर अनकलेक्टेड नथिंगनेस से एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ। सुना है लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो। तो यहाँ जो प्रेमी है, प्रेमी की जो प्रेमिका थी जो उसे छोड़ के चली गई है, वो भी कविताएं लिखने लगी है ना। तो अब वो शिकायत कर रहा है अपनी प्रेमिका से जो उसे छोड़ के चली गई है, उससे वो शिकायत कर रहा है। सुना है लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो, अपने सीने में बरसों के दफन मिसरों को कागज पर दफनाने लगी हो। सुना है तुम भी लिखने लगी हो, कल तुम्हारी लिखी एक नज्म अखबार में पढ़ी, कल तुम्हारी लिखी एक नज्म अखबार में पढ़ी, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी तस्वीर देखी, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी तस्वीर देखी।
हमारे घर नहीं, मेरे घर की दीवारों पर टंगी, क्योंकि वो पहले साथ में रहते थे, तब वो उनका हमारा घर होता था। तो मेरे घर की दीवारों पर टंगी तुम्हारी तस्वीर पुरानी हो गई है, उतनी ही पुरानी जितनी कि तुम नई बन गई हो खुद के बनाए उन नए लम्हों में। और हाँ, नज्म में कुछ मिसरे मेरी ओर इशारा कर रहे थे, नज्म में कुछ मिसरे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। अखबार के उन काले अक्षरों में एक तो जुमले तो ऐसे थे, अखबार के उन काले अक्षरों में एक दो जुमले तो ऐसे थे कि जैसे रूह मेरी कैद कर दी हो किसी ने, कि जैसे रूह मेरी कैद कर दी हो किसी ने। नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी इसका एहसास तो था मुझे, कि नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी इसका एहसास तो था मुझे, लेकिन ये गुमान कभी न था कि इस दुनिया के सामने, लेकिन ये गुमान कभी न था कि इस दुनिया के सामने तुम मुझे मिसरे बनाकर कागज पर दफना दोगी, कि तुम मुझे मिसरे बनाकर कागज पर दफना दोगी। खैर अच्छा है, खैर अच्छा है, तुम भी लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो, अपने सीने में बरसों के दफन मिसरों को कागज पे दफनाने लगी हो। अच्छा है, तुम भी लिखने लगी हो, अच्छा है, तुम भी लिखने लगी हो। ये शिकायत है उसकी कि भैया तुम भी लिखने लगी हो अब यार। तो ये बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो ये मतलब खैर मुझे भी मैंने अभी सुनी और मुझे भी बहुत पसंद आई। वो अलग बात है कि मुझे ये नहीं पता कि कवि को दाद कैसे देते हैं कि उसकी कविता की प्रशंसा कैसे करते हैं, वो मुझे नहीं आता है अभी। क्या तो जब कभी आपके साथ कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिलेगा तो फिर वहां सीखूंगा मैं, और फिर आपको बुला के फिर आपकी दोबारा से कविता सुन के। और तो हाँ, तो अनकलेक्टेड नथिंगनेस से एक कविता है ग्रास हॉपर, वो जो कीड़ा होता है, ग्रास हॉपर। लॉन्ग अगो आई लेड ऑन द ग्रास, लॉन्ग अगो आई लेड ऑन द ग्रास इन द क्वाइटनेस ऑफ द नाइट, द मून ब्लॉसम्ड अपॉन माई फेस, एडिंग मीनिंग टू डार्कनेस thus. And then I walked on the lands of the farmers, and then I walked on the lands of the farmers in the quiet embrace of the moon, silently by the river. Today I lay not on the grass, but on my comfortable bed. Today I lay not on the grass, but on my comfortable bed, amidst the ugly noise of the city, amongst the grey and the dark. And the moon shies away from my face. Where must I rest in this land of the corrupt? Where must I rest in this land of the corrupt? Neither the moon shines here, neither the moon shines here, nor the river walks alongside me. तो बेसिकली जो कवि है वो शहर में फंसा हुआ है, तो how does he rest in this land of the corrupt? तो उसको भी आपकी तरह पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, पहाड़ों पे, हाँ पहाड़ों पे चले जाना निकाल के। हाँ। तो साथ में मैं एक और कविता संग्रह पे भी काम कर रहा हूँ जो हिंदी है, तो देखते हैं वो कब। चलिए, इंतजार रहेगा आपकी बहुत सारी 3-4 किताबें जो आपकी आने वाली हैं, और एक जो अनकलेक्टेड नथिंगनेस जो ऑलमोस्ट कभी भी आ सकती है। हाँ, कभी भी आ सकती है। हाँ, तो इंतजार रहेगा इन सब का, और उम्मीद है कि अब आप तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी नहीं लिखते हैं, तो जितना भी लिखेंगे अच्छा है, कि मतलब उम्मीद है सबको पसंद आएगा, पसंद आने लायक तो है। रात के उस पार का दूसरा संस्करण, उसके लिए भी बधाई। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज यहीं रोकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके साथ कभी सम्मेलन में जाके और मैं सीख जाऊंगा, तब दोबारा आपको बुला के और फिर सिर्फ आपकी कविताएं ही सुनेंगे। आज के लिए जो है आज के लिए यही रोकते हैं। बहुत मजा आया बातचीत करके, और जो सभी लोग जुड़े उन सभी का बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, अच्छी आदत है, खासकर इन दिनों घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और बाहर मत निकलिए। बस बाहर निकलिए तो मास्क लगा के, बाहर निकलिए तो मास्क लगा। लेकिन बेहतर ये है कि घर पे रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, उससे बेहतर चीज ये एक तरह से हमें आशीर्वाद मिला है कि आप घर पे रह के अपनी पसंदीदा चीजें कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं,
फिल्में देख सकते हैं। ये समय फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, फिर से वही भाग दौड़ शुरू ये हो जाएगी, फिर से वही। हाँ, हाँ, तो इसलिए अच्छी ये अच्छी किताबें पढ़िए, आलोक जी की भी किताब आ रही है, वो भी पढ़िए आप सभी। और पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ेंगे तभी हम लोगों को हौसला और हिम्मत मिलता रहेगा। हम लोग को हौसला मिलेगा, सही, हम हाँ, लोग को हम हौसला लोग को मिलेगा। हौसला मिलेगा। हाँ हाँ। चलिए, जितने लोग ठीक जुड़े है, सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, और सबका धन्यवाद। ठीक ठीक है, है आलोक भाई। हाँ, ठीक है, फिर धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, हाँ, कल फिर मिलेंगे। ओके। हाँ हाँ, ओके।